सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं बैकग्राउंड की। देखो, एक तरफ हम महिलाओं को गॉडेसेस यानी देवियों की तरह पूज्य मानते हैं, दूसरी तरफ उनको इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो रिलीजियस कन्वर्जन या फिर सो कॉल्ड एंटी लव जिहाद से संबंधित कानून आए, उनमें महिलाओं को उनके हस्बैंड को चुनने के अधिकार से भी वंचित किया गया है। अभी हाल ही में क्या हुआ, कमल हसन और उनकी पार्टी ने ये प्रॉमिस किया है, अगर वो तमिलनाडु में सत्ता में आते हैं यानी सरकार बनाते हैं, तो फिर हाउसवाइफ्स को यानी वो महिलाएं जो घर में काम करती हैं हाउस मेकर के तौर पर, उनको सैलरी दी जाएगी। इसके बाद ये डिबेट फिर से स्टार्ट हो गई है, क्या डोमेस्टिक वर्क को वर्क के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए या फिर नहीं। तो इस आर्टिकल में हम दो एस्पेक्ट्स को एड्रेस करेंगे। एक तो देखो, वेस्ट में वाइफ्स के द्वारा जो घर का काम किया जाता है उसे वर्क के तौर पे रिकॉग्नाइज करने की हिस्ट्री क्या है, ये एस्पेक्ट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इससे नीचे वाला जो एस्पेक्ट है ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमारे देश में जुडिशियल रिस्पॉन्सेज क्या हैं या फिर लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव्स क्या हैं इस इशू को लेके। देखो, 2011 के सेंसस के अनुसार 159.85 मिलियन महिलाएं ऐसी हैं जिनका मेन ऑक्यूपेशन है, मेन काम है हाउस होल्ड वर्क यानी घर का काम, और सिर्फ 5.79 मिलियन मैन ऐसे हैं जिनका मेन ऑक्यूपेशन है हाउस होल्ड वर्क। जस्टिस NV रमन्ना के अनुसार उन्होंने एक जजमेंट में टिप्पणी की थी, अभी हाल ही में। केस का नाम था कीर्ति एंड अनदर वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। इस जजमेंट में जस्टिस NV रमन्ना ने टाइम यूज इन इंडिया 2019 रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये कहा था कि इंडियन वुमेन जो हैं वो एक दिन में 299 मिनट्स जो हैं वो अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेज में बिताती हैं और मैन 97 मिनट्स अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेज में बिताते हैं। इसके अलावा महिलाएं जो हैं वो 134 मिनट्स एक दिन में अनपेड केयर गिविंग यानी जैसे बच्चों की देखभाल या फिर बड़े बुजुर्गों की देखभाल, इस प्रकार की जो अनपेड केयर गिविंग सर्विसेज हैं उनमें महिलाओं के द्वारा एवरेज तौर पर एक दिन में 134 मिनट्स बिताए जाते हैं। कुछ समय पहले देखो एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था वुमेन इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन थ्रू देयर अनपेड वर्क, ए केस स्टडी ऑफ इंडिया 2009। इस रिपोर्ट में एस्टिमेट लगाया गया था कि महिलाओं के द्वारा जो ये अनपेड काम किया जाता है, इन सर्विसेज की अगर हम इकोनॉमिक वैल्यू निकालें तो ये हर साल 612.8 बिलियन डॉलर्स निकल के आती है, बट इसे नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता है। अगर कुछ और केसेस की हम बात करें, अरुण कुमार अग्रवाल वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी 2010 का ये केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्नॉलेज किया था कि देखो, हाउस वाइफ्स के द्वारा घर में जो काम किया जाता है वो इनवैल्यूएबल है, इसको आप मनी के टर्म्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। जो सर्विसेज दी जाती हैं महिलाओं के द्वारा, जो ट्रू लव या फिर अफेक्शन उनके द्वारा शो किया जाता है केयर गिविंग में, तो इसे आप पैसों में नहीं तोल सकते हो। इसी प्रकार के ऑब्जर्वेशंस राजेंद्र सिंह 2020 के केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किए गए थे। वैसे देखो, ये जो केसेस थे ये महिलाओं के काम को रिकॉग्नाइज करने से संबंधित नहीं थे। ये केसेस थे जैसे एक होम मेकर की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट की वजह से, तो कंपनसेशन देने का इशू था कि वो महिला जो है वो तो घर का काम करती थी, तो कितनी कंपनसेशन दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार के केसेस में ये ऑब्जर्वेशंस, ये टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई थी। 2010 के केस में जस्टिस AK गांगुली ने, ये वही केस है जिसके बारे में हमने ऊपर डिस्कस किया, अरुण कुमार अग्रवाल वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। तो इस केस में जस्टिस AK गांगुली ने सेंसस 2001 को रेफर किया। ये सेंसस पार्लियामेंट के एक एक्ट के अंतर्गत कैरी आउट किया जाता है और इसमें देखो, वो महिलाएं जो घर का काम करती हैं, ऐसी महिलाओं की संख्या हमारे देश में 36 करोड़ है। इनको नॉन वर्कर्स के साथ क्लब कर दिया गया है। नॉन वर्कर्स जैसे बेगर्स, प्रोस्टिट्यूट्स, प्रिजनर्स, इनके साथ क्लब कर दिया गया है महिलाओं को जो घर का काम करती हैं। लास्ट में कुछ सजेशंस की बात की जाती है। देखो, यूपीए की सरकार 2012 में इन्होंने ये प्रपोज किया था
कि ये मैंडेटरी होना चाहिए कि जो हस्बैंड्स हैं वो वाइफ्स को मंथली सैलरी दें। आप बताइए ये सही है या गलत है? ये गलत है। जब 2012 में ये प्रपोज किया गया था यूपीए की सरकार में, तो उस समय एक कार्टून पब्लिश हुआ था। कार्टून में ये दिखा गया था कि हस्बैंड अपनी वाइफ को सैलरी दे रहे हैं और सैलरी देते वक्त बोल रहे हैं कि मैं 3355 रुपये काट रहा हूं। क्योंकि एक हफ्ते तक आपने काम नहीं किया, एक हफ्ते तक आप अपने मायके में थी। देखो, इन रूल्स की दिक्कत पता है क्या है? इन रूल्स के अनुसार अगर ये मैंडेटरी कर दिया जाता है कि हस्बैंड वाइफ को सैलरी दें, तो फिर तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप हो गई ना। जैसे एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है, उसी प्रकार से हस्बैंड भी वाइफ के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है। क्या हस्बैंड और वाइफ के बीच ऐसी रिलेशनशिप होती है? नहीं होती ना। तो इसीलिए ये जो रूल्स थे ये नहीं आ पाए और इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हुआ था। तो कमल हसन की पार्टी ने तमिलनाडु में जो सैलरी वर्ड का इस्तेमाल किया है ना, मंथली पेमेंट का, ये अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है। वाइफ्स की हस्बैंड्स के साथ मास्टर और स्लेव की रिलेशनशिप नहीं है। तो क्वेश्चन उठता है होना क्या चाहिए? देखो, यूनाइटेड नेशंस कमेटी ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इन 1991 ने यह रिकमेंड किया था कि महिलाओं के द्वारा जो डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है उनका मेजरमेंट और क्वांटिफिकेशन होना चाहिए, और महिलाओं का द्वारा जो ये घर का काम किया जाता है इसे जीडीपी में रिकॉग्नाइज करने की आवश्यकता है, ताकि महिलाओं के इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया जा सके। तब होगा क्या? तो हस्बैंड जो पैसा कमाएंगे, तो फिर देखो उस पैसे में सिर्फ हस्बैंड का रोल ही नहीं होगा, महिलाओं का रोल भी होगा कि हाँ, मैंने भी घर में रह के पैसा कमाया है, तो आपने जो फैक्ट्री में काम करके या फिर अपने वर्क प्लेस पे जो पैसा कमाया है उसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन है। वैसे देखो, जो हमारे देश में मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी लॉज हैं वो महिलाओं को उनके शेयर का अधिकार देते हैं, बट ये तभी होता है जब मैरिज खत्म हो जाती है। अब वक्त आ गया है कि मैन के द्वारा बाहर जाकर जो काम किया जाता है उसे भी उसके इक्वल रिकॉग्नाइज किया जाए। जो महिलाओं के द्वारा घर के अंदर काम किया जाता है वो भी मैरिज के दौरान, यानी जब तक मैरिज चल रही है। और अगर महिलाएं ज़्यादा असर्टिव होना चाहती हैं तो फिर देखो, मैरिज से पहले भी प्री न्यूट्रियल एग्रीमेंट साइन किया जा सकता है। प्री न्यूट्रियल एग्रीमेंट में क्या होता है? देखो, मैरिज से पहले हस्बैंड वाइफ, जो होने वाले हस्बैंड वाइफ हैं, वो आपस में एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। जैसे वाइफ ये बोलती है एग्रीमेंट में कि आप जितना पैसा कमाओगे आधा मुझे देना पड़ेगा। तो ये जो एग्रीमेंट पहले से डिसाइड हो जाता है शादी से पहले, फिर बाद में जो कानून है ना उनको ओवरकम कर देता है शादी से पहले साइन होने वाला ये एग्रीमेंट। हमारे देश में प्री न्यूट्रियल एग्रीमेंट का चलन कम है, वेस्टर्न कंट्रीज में काफ़ी है। तो ये सजेशन डिस्कस किया गया राइटर के द्वारा जो दिया गया है। और अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। आगे हम केस स्टडी से संबंधित कुछ बेसिक डिस्कशन करते हैं। केस स्टडी के आंसर का फ्रेमवर्क कैसे होना चाहिए, इंट्रोडक्शन तक हमने डिस्कस कर लिया है, तो आज हम बॉडी से स्टार्ट करते हैं। देखो, केस स्टडी के आंसर की बॉडी कैसे होगी वो तो इस बात पे डिपेंड करता है ना कि केस स्टडी की रिक्वायरमेंट क्या है। अब हर एक केस स्टडी में जो रिक्वायरमेंट है वो सेम थोड़ी ना होती है। किसी केस स्टडी में ऑप्शंस ऑलरेडी दिए होते हैं और उन ऑप्शंस के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में पूछा जाता है। कुछ केस स्टडीज ऐसी होती हैं जिसमें सिचुएशन बता के ये बोला जाता है कि बताइए आप इस सिचुएशन को रिजोल्व करने के लिए क्या करोगे। तो अलग अलग टाइप की केस स्टडीज होती हैं। अभी तक जितनी टाइप की केस स्टडीज आई हैं उनको आप मेनली इन 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। मोटा मोटा हमने डिवाइड कर लिया कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं केस स्टडीज़ में। जैसे सबसे पहले हैं, आप सिचुएशन को एनालाइज कीजिए अलग अलग पर्सपेक्टिव से, यानी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, और बताइए कि लिखिए यानी आप क्या करोगे इस सिचुएशन में। तो कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाता है पूरी केस स्टडी बता के कि आप अलग अलग पर्सपेक्टिव से केस स्टडी को एनालाइज कीजिए और लिखिए कि आप इस गिवन सिचुएशन में क्या करोगे। कई बार देखो ये बोल दिया जाता है, आप बताइए इस सिचुएशन को देखते हुए आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उन ऑप्शंस के आपको प्रोज एंड कॉन्स भी डिस्कस करने हैं, और लास्ट में ये भी बताने हैं आप इनमें से कौन से ऑप्शन का चुनाव करोगे।
कई बार यूपीएससी खुद ऑप्शंस दे देती हैं जैसे मैंने आपको बताया, और फिर बोलती है कि इन ऑप्शंस के प्रोज एंड कॉन्स आपको लिखना है और ये भी बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे, या फिर आपके पास कोई और ऑप्शन है तो वो भी आप सजेस्ट कीजिए। कई बार यूपीएससी सीधा पूछ लेती है कि स्टेप्स लिखिए जो आप लोगे इस सिचुएशन को रिजोल्व करने के लिए। काफ़ी बार यूपीएससी ये भी पूछ लेती है रैंकिंग दीजिए, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में आप किस किस को पहले निकालोगे, वहाँ से बाहर आप रैंकिंग बताइए। तो एक ही बार वैसे ये क्वेश्चन पूछा है, तो इस प्रकार से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। तो इन्हीं क्वेश्चंस को देखते हुए आपको अपनी बॉडी का जो पार्ट है वो लिखना है। अब देखो नेक्स्ट हम एक एक करके इनके एग्जाम्पल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 के एग्जाम्पल्स की। टाइप 1 क्या है? कई बार जो यूपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ लेती है कि सिचुएशन को आप अलग अलग पर्सपेक्टिव से एनालाइज कीजिए और लिखिए इस गिवन सिचुएशन में आप क्या करोगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल देखिए, आप एज ए डीएसपी पोस्टेड हो किसी एरिया में जिसमें ज़्यादातर जो पॉपुलेशन रहती है वो रूरल पॉपुलेशन है। आपके सामने एक केस आया है, 2 कैटल थीव्स यानी पशुओं को चुराने वाले 2 चोर, उनकी विलेजर्स ने यानी गांव वालों ने पीट पीट के हत्या कर दी है। ये 2 चोर जो हैं पशुओं को चुराने के लिए गांव में एंटर किए थे चोरी छुपे, लेकिन गांव वालों ने इनको पकड़ लिया और पीट पीट के मार डाला। तो ऐसी सिचुएशन में लोकल पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि गांव वालों के अगेंस्ट कोई भी एफआईआर दर्ज ना की जाए, क्योंकि जो मारे गए हैं वो क्रिमिनल्स हैं और हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं, मतलब काफ़ी बार क्राइम को अंजाम दिया जाता है ऐसे क्रिमिनल्स के द्वारा। और जो मारे गए हैं वो देखो गरीब परिवारों से संबंध रखते हैं, बैकवर्ड क्लासेस से, और ये इंसिडेंट्स जो हैं नए नहीं हैं इस एरिया में, और अक्सर ऐसा केसेस में देखने को मिलता है। अगर अपराधी को पकड़ लिया जाता है तो भीड़ बिना किसी दया के उस पकड़े गए अपराधी को बहुत मारती है। तो ये पूरी सिचुएशन दी हुई है, अब आपको बताना है, एनालाइज करना है इस सिचुएशन को अलग अलग पर्सपेक्टिव से और एक्सप्लेन करना है इस सिचुएशन में आप क्या एक्शन लोगे, और स्टेप्स भी बताने हैं ताकि फ्यूचर में इस प्रकार के वायलेंस को रोका जा सके। तो बताओ कैसे आप इस केस स्टडी में बॉडी का पार्ट लिखोगे। देखो क्वेश्चन में ये पूछा गया है अलग अलग पर्सपेक्टिव से, यानी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपको इस सिचुएशन को एनालाइज करना है। तो आप मुझे एक बात बताइए, अलग अलग पर्सपेक्टिव से क्या मतलब है? कौन कौन से पर्सपेक्टिव से हम सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं? देखो सबसे पहला तो तरीका ये है, इस केस स्टडी में जो स्टेक होल्डर इन्वॉल्व है ना, जैसे डीएसपी खुद एक स्टेक होल्डर है, थीव्स वो भी स्टेक होल्डर मान सकते हो, थीव्स की फैमिलीज मान सकते हो, आप थीव को ना मानो तो गांव वाले आप स्टेक होल्डर मान सकते हो, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एक स्टेक होल्डर है, और ओवरऑल सोसाइटी भी एक स्टेक होल्डर है। मतलब कहने का ये है कि जो भी स्टेक होल्डर बनते हैं ना, आप उनके पर्सपेक्टिव से सिचुएशन लिखिए कि डीएसपी को क्या करना चाहिए, डीएसपी के पर्सपेक्टिव से सिचुएशन क्या है, विलेजर के पर्सपेक्टिव से क्या सिचुएशन है। हर एक स्टेक होल्डर के पर्सपेक्टिव से आप सिचुएशन जब एनालाइज करोगे तो अलग अलग पर्सपेक्टिव से सिचुएशन एनालाइज हो जाएगी। दूसरा तरीका देखो ये हो सकता है कि आप अलग अलग जो स्कूल्स हैं मोरल फिलोसफी के, उनके अकॉर्डिंग सिचुएशन को एनालाइज कीजिए, जैसे यूटिलिटेरियनिज्म, जस्टिस, राइट्स, कॉमन गुड, वर्च्यू अप्रोच। 2 बार हम ये सारी जो अप्रोचेज हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। एक बार शुरुआत में करी थी, उसके बाद जब एथिकल डायलेमा का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे तब भी करी थी, और एक बार फिर से करेंगे। मतलब ब्रीफ में एक बार फिर से इन अप्रोचेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तीसरा तरीका देखो ये हो सकता है, जैसे ऐसे में और जीएस पेपर 1, 2, 3 के आंसर्स में आप वेरियस डायमेंशंस ऐड करने की कोशिश करते हो, उसी प्रकार से वेरियस डायमेंशंस के अकॉर्डिंग भी आप बता सकते हो करंट सिचुएशन क्या है, जैसे सोशल पर्सपेक्टिव से, लीगल पर्सपेक्टिव से, कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल और फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव से। इन सभी अप्रोचेस में से देखो स्टेक होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से बताना ना सिर्फ सबसे ज़्यादा आसान है बल्कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2 चोर जो हैं पशुओं को चुराने वाले, वो गांव में घुसते हैं। इसी एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो डीएसपी के पर्सपेक्टिव से ये उसकी ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और सभी सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट करना।
इसके साथ साथ जो लोग मरे हैं उनके प्रति एम्पैथी भी होनी चाहिए डीएसपी की, और करेज भी होनी चाहिए कि जो उसके ऊपर प्रेशर आया है कि गांव वालों के अगेंस्ट केस दर्ज ना किया जाए मर्डर का, तो उस प्रेशर को हैंडल करना। क्योंकि अगर देखो डीएसपी एफआईआर नहीं दर्ज करेगा तो फिर ये गलत प्रेसिडेंट सेट करेगा, आगे भी जाके विलेजर्स के द्वारा इसी प्रकार से किसी चोर की या फिर दूसरे अपराधी की या फिर एक्यूज्ड की हत्या की जा सकती है पीट पीट कर। तो ये डीएसपी के पर्सपेक्टिव से सिचुएशन है। सोशल पर्सपेक्टिव से देखें, समाज में इनटॉलरेंस काफ़ी ज़्यादा है। इनटॉलरेंस है तभी तो गांव वालों ने पीट पीट कर मार डाला चोरों को। उनका जस्टिस में यानी जस्टिस सिस्टम में विश्वास नहीं है, इसीलिए उन्होंने खुद ने कानून को अपने हाथ में लिया। सोसाइटी में डिविजन्स भी देखने को मिल रही हैं क्योंकि जो चोर मारे गए हैं वो बैकवर्ड क्लासेस के हैं और जिन गांव वालों ने पीट पीट के हत्या की है वो सो कॉल्ड हायर कास्ट के हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फैमिली ऑफ डिजीज्ड। जो लोग मरे हैं उनके पर्सपेक्टिव से देखें तो उनके साथ तो देखो इनजस्टिस हुआ है। इनजस्टिस का मतलब ये है कि हालांकि देखो जो लोग मारे गए हैं वो चोर थे, बट हर एक एक्यूज्ड को, अपराधी को सजा देने के लिए जस्टिस सिस्टम है। चोरी के लिए मौत की सजा तो नहीं दी जा सकती ना। तो इनजस्टिस तो उनके साथ हुआ है और उनका राइट टू डिग्निफाइड लाइफ जो है वो भी वायलेट हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है विलेजर्स। विलेजर्स का राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट हुआ है, लेकिन उनके पास कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है खुद से जस्टिस को इंश्योर करने की। अगर देखो इस प्रकार से हर एक पर्सन खुद से ही जस्टिस को अचीव करने की कोशिश करेगा तो फिर कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, कोर्ट्स, पुलिस ये किस काम के। फिर तो रूल ऑफ लॉ वायलेट हो जाएगा और डेमोक्रेसी मोबोक्रेसी में बदल जाएगी, यानी लोकतंत्र भीड़ तंत्र में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से आप वेरियस स्टेक होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से चीजें लिख सकते हो। इसके बाद हम दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरे टाइप में जैसा हमने डिस्कस किया, इस प्रकार की केस स्टडीज पूछी जा सकती हैं। आप बताइए इस सिचुएशन में आपके पास क्या अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आपको हर एक ऑप्शन के प्रोज एंड कॉन्स भी डिस्कस करने हैं और ये बताना है कौन से ऑप्शन का चुनाव आप करोगे। अब जैसे ये एक एग्जाम्पल है, ये केस स्टडी यूपीएससी के द्वारा 2014 के मेंस में पूछी गई थी। रामेश्वर ने सक्सेसफुली काफ़ी प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज का पेपर क्लियर किया और बहुत एक्साइटेड था रामेश्वर कि उसको अपॉर्चुनिटी मिली है सिविल सर्विसेज में एंटर करने की और देश को सर्व करने की। लेकिन जैसे ही रामेश्वर ने सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया उसने ये रियलाइज़ किया चीज़ें देखो उतनी आसान नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है जैसा उसने सोचा था। उसने पाया कि जो डिपार्टमेंट उसे असाइन किया गया है वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारी माल प्रैक्टिसेस होती हैं, यानी गलत चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अलग अलग स्कीम्स के तहत या फिर ग्रांट्स के तहत जो फंड्स एलोकेट होते हैं उन फंड्स का गलत इस्तेमाल किया जाता है। ऑफिशियल जो फैसिलिटीज़ होती हैं उनको ऑफिसर्स के द्वारा और स्टाफ के द्वारा अपने पर्सनल आवश्यकताओं के लिए यूटिलाइज किया जाता है। कुछ समय बाद वो ये भी नोटिस करता है कि स्टाफ को रिक्रूट करने की जो प्रोसेस है वो भी अच्छी नहीं है, उसमें भी कमियां हैं और जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं उनको एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन लिखना पड़ता है जिसमें बहुत ज़्यादा चीटिंग चलती है। कुछ कैंडिडेट्स को एक्सटर्नल हेल्प भी प्रोवाइड की जाती है एग्जामिनेशन में चीटिंग के थ्रू। रामेश्वर ये सारी घटनाएं अपने सीनियर्स को बताता है, लेकिन उसे सलाह दी जाती है कि आप अपनी आंखें, कान, मुंह सब कुछ बंद करके रखिए और इन सब चीज़ों को इग्नोर कर दीजिए। मतलब साफ कि ये सारी घटनाएं हायर ऑफिशियल्स के सहमति से चल रही थी। रामेश्वर को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, रामेश्वर अनकंफर्टेबल महसूस करता है। वो आपके पास आता है आपकी एडवाइस मांगने के लिए। तो देखो आपको इंडिकेट करना है वेरियस ऑप्शंस जो कि इस सिचुएशन में अवेलेबल हैं रामेश्वर के पास। आपको बताना है रामेश्वर को कि भैया आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कैसे आप मदद करोगे रामेश्वर की इन ऑप्शंस को इवेल्युएट करने में और मोस्ट एप्रोप्रिएट पाथ चूज करने में, ये आपको बताना है। ये केस स्टडी है 2014 में यूपीएससी के द्वारा पूछी गई थी। ये देखो मोस्ट कॉमन टाइप की केस स्टडीज हैं, सबसे ज़्यादा इसी टाइप की केस स्टडीज यूपीएससी के द्वारा पूछी जाती हैं। तो देखो जब भी यूपीएससी इस प्रकार की केस स्टडी पूछे ना कि ऑप्शंस भी बताइए,
तो आप मिनिमम 3 ऑप्शंस तो जरूर लिखिए, मैक्सिमम आप 4 लिखिए, इससे ज़्यादा आप मत लिखिए। इससे ज़्यादा ऑप्शंस आप लिखोगे तो डायमेंशंस ऐड करने में बड़ी दिक्कतें आएंगी। 4 ऑप्शंस में और कम से कम 3 ऑप्शंस में डायमेंशंस आप अच्छे से ऐड कर सकते हो। और देखो ऑप्शंस बनाना बहुत आसान होता है। जैसे इसी केस में देख लीजिए, पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि रामेश्वर जो है वो रिजाइन कर दे। दूसरा ये हो सकता है रामेश्वर जो है अलग जगह पे ट्रांसफ़र ले ले। मतलब 2-3 ऐसे आप बना सकते हो ऑप्शन आसानी से, आपको भी पता है। इवन एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि रामेश्वर बाकी लोगों की तरह करप्ट हो जाए, जैसा माल प्रैक्टिस चल रही है, रामेश्वर भी गलत चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे। ये ऑप्शन चूज नहीं करने हैं, लेकिन ऑप्शंस लिखने तो है ना। इसके बाद सबसे लास्ट ऑप्शन ये है कि रामेश्वर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जिम्मेदारी ले कि मैं ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर चेंज करूंगा। तो ये देखो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। अब इसके पक्ष में आप डायमेंशंस ऐड करोगे। ये हम आगे आगे देखते जाएंगे कैसे आप वेरियस डायमेंशंस ऐड कर सकते हो, कैसे किसी ऑप्शन को आप सब्सटेंशिएट कर सकते हो अलग अलग आर्गुमेंट्स के थ्रू। अभी फिलहाल हम टाइप देख रहे हैं। इसके बाद हम तीसरे टाइप की केस स्टडीज की बात करते हैं। तीसरे टाइप में देखो यूपीएससी कई बार ये पूछ लेती है कि ये जो अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस के प्रोज एंड कॉन्स आपको बताने हैं। मतलब यूपीएससी खुद ही ऑप्शंस दे दे हमें, हमसे ना पूछे कि बताओ कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। यूपीएससी ने खुद ही ऑप्शंस दे दिए और हमसे पूछ लिया कि इन गिवन ऑप्शंस के क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं और आप कौन सा ऑप्शन लोगे। अगर आपके पास कोई दूसरा भी ऑप्शन है तो उसे आप सजेस्ट कीजिए। देखो वैसे शुरू में जब एथिक्स का पेपर ऐड हुआ था ना, मतलब एथिक्स सिलेबस में आया था 2013 में 14 में, उस समय यूपीएससी ने ये पूछे थे। अभी तो पिछले कुछ सालों में यूपीएससी खुद से ऑप्शंस देती नहीं है, लेकिन फिर भी एक टाइप है तो हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। किसी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को एक एप्लीकेशन रिसीव हुई है आरटीआई एक्ट के तहत, और उस एप्लीकेशन के लिए रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जुटाने के बाद पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को यह पता लगता है आरटीआई जो है उसी के द्वारा प्रीवियसली यानी पहले कोई डिसीजन लिया गया था उसी से संबंधित है। समझ गए? मतलब कोई पर्सन है महेश, वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के तौर पे काम कर रहा है। एक आरटीआई मिली और आरटीआई के तहत जब इंफॉर्मेशन जुटाई गई तो महेश को ये रियलाइज हुआ, अरे ये तो आरटीआई मेरे द्वारा ही पास्ट में जो कोई डिसीजन लिया गया है उससे संबंधित है, और यह भी पता लगता है महेश को कि वो डिसीजन सही नहीं था। मतलब आरटीआई आने के बाद महेश को रियलाइज होगा कि वो डिसीजन जो मैंने लिया था वो सही नहीं था। हालांकि देखो उस डिसीजन में कुछ दूसरे एम्प्लॉइज भी इन्वॉल्व थे। अब सिचुएशन ये है कि अगर महेश उस इंफॉर्मेशन को आरटीआई के तहत रिप्लाई दे देता है, जो आरटीआई एप्लीकेशन आई है उसके रिप्लाई में वो इंफॉर्मेशन महेश डिस्क्लोज कर देता है, तो फिर महेश के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। ना सिर्फ महेश के खिलाफ बल्कि वो दूसरे कोलिग्स जो महेश के साथ डिसीजन में शामिल थे उनके भी अगेंस्ट। और देखो अगर महेश इंफॉर्मेशन नहीं देता है आरटीआई के तहत, या फिर थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देता है, छुपा लेता है इंफॉर्मेशन, थोड़े फैक्ट्स को ट्विस्ट कर देता है, तो फिर ना सिर्फ महेश को कम पनिशमेंट मिलेगी और ऐसा भी हो सकता है कि महेश को कोई पनिशमेंट मिले ही ना। वैसे देखो जो महेश है यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो ऑनेस्ट ऑफिसर है, उसकी अपनी कंसाइंस भी है, बट ये जो डिसीजन है जिसके बारे में आरटीआई फाइल की गई है वो गलत साबित हो गया। अब देखो ऐसी सिचुएशन में महेश आपके पास में आया है आपकी एडवाइस मांगने के लिए, और आपके सामने ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये चारों जो ऑप्शंस हैं आपके सामने अवेलेबल हैं। आपको इन सभी ऑप्शंस की मेरिट्स और डीमेरिट्स बतानी है महेश को। तो इस केस स्टडी में आपने देखा कि ऑप्शंस जो हैं वो ऑलरेडी गिवन हैं। तो पहला ऑप्शन ये है कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी महेश वो इस मामले को अपने सुपीरियर ऑफिसर को भेज दे और उसकी एडवाइस मांग ले, और जैसा ही वो सुपीरियर ऑफिसर यानी उसका सीनियर एडवाइस करे उसी को फॉलो करे। इवन तब भी जब सीनियर के द्वारा जो एडवाइस दी गई है महेश को पर्सनली लगता है कि वो एडवाइस ठीक नहीं है, महेश उस एडवाइस से एग्री नहीं कर रहा है, फिर भी महेश अपने सीनियर की एडवाइस को मान ले। ये पहला ऑप्शन अवेलेबल है महेश के पास। दूसरा ऑप्शन ये है
कि महेश जो है यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर छुट्टी पे चला जाए और मामले को छोड़ दे अपने सक्सेसर पर, यानी उसके बाद जो पर्सन एज ए पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर काम करेगा उस पर छोड़ दे कि वो क्या डिसाइड करता है। या फिर महेश छुट्टी पे ना जाने के बजाय ये बोल दे कि आप ये जो एप्लीकेशन है वो किसी दूसरे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को रेफर कर दीजिए। तीसरा ऑप्शन ये अवेलेबल है कि महेश सोच ले कि अगर वो सच्चाई से इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करता है तो इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके उसके करियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो महेश उसी प्रकार से रिप्लाई करे कि उसका पूरा करियर खतरे में ना आ जाए और एट द सेम टाइम वो थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज कर ले इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने पे। मतलब कहने का ये है सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज ना करे, थोड़ी सी कर दे और वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज ना करे जिससे कि उसके करियर ही खतरे में आ जाए। ये तीसरा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन ये है महेश यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपने दूसरे कोलीग से बात करे जो कि इस डिसीजन में इन्वॉल्व थे और उनकी एडवाइस से काम करें। तो ये चारों ऑप्शंस हैं। अब आपको बताना है कि आप महेश को क्या एडवाइस करना चाहोगे और जो भी ऑप्शन आप महेश को एडवाइस करना चाहोगे उसके प्रति आप प्रॉपर अपना एक्सप्लेनेशन भी दो कि आप वो ऑप्शन क्यों एडवाइस करना चाहोगे महेश को। तो देखो, अगर एक एक ऑप्शन के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हम डिस्कस करें, सबसे पहला ऑप्शन देखिए कि सुपीरियर के पास यानी सीनियर के पास जाओ और सुपीरियर जो भी बोलता है उसकी एडवाइस को मान लो, बेशक आप उसकी एडवाइस से इत्तेफाक नहीं रखते हो। देखो, अगर सुपीरियर के पास मैटर को भेजा जाता है तो ये आसान डिसीजन है डायलेमा से बाहर आने का। जो सुपीरियर एडवाइस करेगा उसको माना जा सकता है और कल को कोई दिक्कत हो जाए तो कम से कम सीनियर आपके पक्ष में खड़ा रहेगा, सीनियर की सपोर्ट आपको हासिल होगी, सीनियर आपके डिसीजन को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये तो मेरिट है। बट देखो, इससे क्या होगा, इससे डिजोनेंस आ सकता है। डिजोनेंस मतलब आप कुछ अलग चाह रहे थे, सीनियर ने कुछ अलग एडवाइस कर दिया, ना चाहते हुए भी आपको सीनियर की बात माननी पड़ेगी और आप अपने आप में गिल्ट महसूस होगा कि यार ये मैंने क्या किया। मतलब क्योंकि इस केस स्टडी में दिया हुआ है कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी महेश वैसे एक ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, तो आपको डिजोनेंस आ सकता है ना कि सुपीरियर ने कुछ अलग ही अलाउ कर दिया कि भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, और आपको ये लगता था कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, भूलना गलत है, तो फिर डिजोनेंस आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की कि थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर लो, आप देख लो कि कौन सी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जा सकती है जिससे कि करियर खतरे में ना आए, सिर्फ वही इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दो और वो इंफॉर्मेशन छुपा लो जिससे कि करियर खतरे में आ जाए, यानी इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर लो। देखो, इससे होगा क्या, चलो मान लिया आपका करियर बच जाएगा या फिर आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, आपने थोड़ी बहुत ही इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की है, लेकिन देखो आपने इंटीग्रिटी तो कॉम्प्रोमाइज़ कर ली ना। अब इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करना मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये मैटर नहीं करता आपने थोड़ी इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ की या फिर ज़्यादा इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ की। इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ करना मतलब इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है ना, समझ गए। तो थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो करियर का खतरा तो घट जाएगा, करियर तो रिस्क में नहीं आएगा, लेकिन इससे क्या होगा, महेश जो है वो ये दिखाएगा कि उसमें करेज ऑफ कन्विक्शन नहीं है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्षमता भी नहीं है, क्योंकि उसने जो गलत डिसीजन लिया था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। और देखो, जानबूझ के इंफॉर्मेशन छुपाना ये एक पनिशेबल ऑफेंस भी है आरटीआई एक्ट के तहत। बाद में पूरी इंफॉर्मेशन बाहर आ गई तो ये फिर उसकी ऑनेस्टी को भी डैमेज करेगा और उसकी जो इमेज है कि महेश एक कंसाइंटियस पर्सन है यानी कर्तव्यनिष्ठ पर्सन है, उसकी ये इमेज भी डैमेज हो जाएगी। और देखो, आज महेश थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैनिपुलेट कर रहा है, हो सकता है उसको आदत लग जाए, फ्यूचर में भी वो इंफॉर्मेशन छुपाने लगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। यानी एक कमी को छुपाने के लिए, एक झूठ को बोलने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसके बाद चौथे ऑप्शन की बात करें कि महेश रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाए, अपने कोलिग्स से संपर्क करे, उनकी एडवाइस ले और जो कोलिग्स एडवाइस देते हैं वही मान ले। देखो, ऊपर से देखें तो ये सही लग सकता है क्योंकि इस सिचुएशन में उसके दोस्त भी शामिल थे, जो कोलिग्स हैं वो भी शामिल थे, और अगर महेश इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देता है तो उसके कोलिग्स भी इसके रिपरकशंस झेलेंगे। लेकिन देखो, सिर्फ उनकी एडवाइस से चलना, वही बात, ये महेश की ऑनेस्टी के अगेंस्ट है, महेश की जो कंसाइंस है उसके अगेंस्ट है, और ये अनएथिकल भी हो सकता है, ये नेचुरल जस्टिस के भी अगेंस्ट है। क्योंकि देखो, जिन्होंने डिसीजन लिया था
वही डिसाइड कर रहे हैं कौन सी इंफॉर्मेशन दी जाए। तो और जबकि नेचुरल जस्टिस तो यही कहता है ना कि कोई भी अपने केस में जज नहीं होगा। अब देखो मैं बोलूं कि ओनली आईएएस बहुत अच्छा है, तो ये मतलब नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। वैसे ये इसे आप मार्केटिंग बोल सकते हो कि हाँ कोई बंदा अपनी मार्केटिंग कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में अगर देखो बात करें तो ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट हो सकता है। क्योंकि देखो ये तो आप जज करोगे ना कि ओनली आईएएस कैसा है, मैं कैसे जज कर सकता हूं, समझ गए? तो ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है अगर महेश अपने कोलीग्स के साथ मिल के डिसाइड करता है। अब आप सबसे लास्ट ऑप्शन देखिए, ट्रांसफर ऑफ द केस। देखो लीव पे चले जाना या फिर ट्रांसफर ले लेना, ये भी डिसीजन अच्छा है और मतलब इन सब में सबसे बेस्ट यही है। क्योंकि देखो महेश अगर लीव पे चला जाएगा या फिर लीव पे छोड़िए, मतलब केस को अगर दूसरे पीआईओ को ट्रांसफर कर देगा तो उसका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। दूसरा जो पीओ आएगा वो इंडिपेंडेंट होके डिसाइड करेगा कि महेश की गलती है या फिर नहीं है, मतलब जो भी है जितनी भी इंफॉर्मेशन उसे डिस्क्लोज करनी होगी वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करेगा। और बाद में जब इस एग्जाम्पल के इस केस स्टडी के कंक्लूजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे तब भी हम ये डिस्कस करेंगे कि ये ऑप्शन क्यों बेस्ट है। क्योंकि देखो गलती करना इंसान का नेचर में है, मतलब ऐसा कोई इंसान होगा नहीं जिसने गलती की नहीं होगी। तो महेश के द्वारा अगर गलती की भी गई है तो वो बोनाफाइड है। चूंकि महेश एक ऑनेस्ट पर्सन है, कंसाइंटियस पर्सन है, तो उसने जो गलती की है तो वो जानबूझ के नहीं की है, वो मालाफाइड नहीं है, बोनाफाइड है। तो हो सकता है कि महेश की गलती को माफ भी कर दिया जाए उसके रिकॉर्ड को देखते हुए। तो इसीलिए ये जो ऑप्शन है ना वो फिलहाल की सिचुएशन को देखते हुए सबसे उचित डिसीजन है। महेश ने केस ट्रांसफर कर दिया किसी दूसरे पीआईओ को, और दूसरा जो पीआईओ है वो ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से बिना किसी पक्ष को बिना बायस्ड हुए वो डिसीजन ले सकेगा, और महेश पर यह भी आरोप नहीं लगेगा कि उसने अपने ही केस में डिसीजन लिया। तो इस प्रकार से भी केस स्टडीज पूछी जा सकती हैं कि आपको ऑप्शंस दे दिए जाएं और प्रोज एंड कॉन्स पूछे जाएं। अब देखो चौथे टाइप की बात करते हैं। चौथे टाइप में कई बार यूपीएससी ये पूछ लेती है कि आप क्या स्टेप्स लोगे सिचुएशन को रिजोल्व करने के लिए। देखो ऐसी जो केस स्टडीज है ना अक्सर एटीट्यूड चेंज से संबंधित होती हैं और सिलेबस के इमोशनल इंटेलिजेंस पार्ट से संबंधित होती हैं। ऐसी केस स्टडीज में आपको कंसर्न्ड एंटिटीज यानी जो भी टारगेट ऑब्जेक्ट है उनका एटीट्यूड या फिर उनके इमोशंस को चेंज करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी अपनानी होती है और उसी के बारे में बताना होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी डिस्ट्रिक्ट में यानी किसी जिले में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर के तौर पर पोस्टेड हों और कुछ समय बाद आपको ये पता लगता है कि रूरल एरियाज़ में आपके ज़िले के किसी रूरल एरियाज़ में टेंशन्स हैं। किस चीज़ को लेके? गर्ल्स को स्कूल में भेजने को लेके। गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं यानी एल्डर्स हैं उनको ये महसूस होता है कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं क्योंकि लड़कियों को एजुकेट किया जा रहा है और इसके साथ साथ वो अपने घर के सेफ इन्वायरमेंट से बाहर निकल रही हैं तो भी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। गांव के बड़े बुजुर्गों का ये भी व्यू है, एल्डर्स का व्यू है कि लड़कियों की जल्द से जल्द शादी कर देनी चाहिए मिनिमम एजुकेशन के साथ, जैसे 12वीं की उसके तुरंत बाद शादी कर दी जाए, ऐसा उनका व्यू है। और गर्ल्स जॉब्स के लिए अगर कॉम्पिटिट करती हैं एजुकेशन प्राप्त करने के बाद तो फिर ये जो क्षेत्र है ना ये लड़कों का एक्सक्लूसिव डोमेन है। इससे मेल पॉपुलेशन में बेरोजगारी जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। और जबकि यंगर पॉपुलेशन का यंगर जो जनरेशन है उनको ये महसूस होता है प्रेजेंट ईरा में गर्ल्स को भी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए क्योंकि उनको भी लाइवलीहुड प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। पूरी जो लोकेलिटी है रूरल एरियाज में वो डिवाइडेड है बिटवीन बोथ सेक्सेस। इन दोनों जो जनरेशन है यंगर जनरेशन और एल्डर जनरेशन, दोनों जनरेशन सेक्सेस को लेकर डिवाइडेड है। और आपको ये भी पता लगा है पंचायत में, दूसरी लोकल बॉडीज़ में या फिर चौराहों पर ये इशू जो है वो काफ़ी कड़वाहट के साथ डिबेट किया जाता है। एक दिन आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक अनप्लेजेंट घटना हो चुकी है। कुछ लड़कियों को मोलेस्ट किया गया जब वो स्कूल जा रही थी। इस इंसिडेंट के बाद कई सारे क्लैशेस स्टार्ट हो गए अलग अलग ग्रुप्स के बीच और एक लैंड ऑर्डर समस्या भी पैदा हो गई। एल्डर्स ने इस घटना के बाद काफ़ी हीटेड डिस्कशन के बाद जॉइंटली ये डिसीजन लिया कि लड़कियों को
स्कूल में नहीं भेजा जाएगा और उन फैमिलीज को सोशली बाइकआउट कर दिया जाएगा जो इस आदेश को नहीं मानेंगे। अब ऐसी सिचुएशन में आप उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर के तौर पर तैनात हो, तो आप बताओ कि कैसे आप ये इंश्योर करोगे कि गर्ल्स सेफ्टी के साथ बिना डिस्ट्रप्शन के साथ अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकें। दूसरा पार्ट ये है, आप कैसे ये मैनेज करोगे और कैसे ये इंश्योर करोगे कि गांव के एल्डर्स का जो ये पैट्रियार्कल एटीट्यूड है इसमें सुधार हो, ताकि इंटर जनरेशनल रिलेशंस में भी हार्मनी बरकरार रखी जा सके। तो ये केस स्टडी यूपीएससी ने पूछी थी 2015 में। तो इस केस स्टडी में आपको एटीट्यूड चेंज करना है। अब एटीट्यूड कैसे चेंज किया जा सकता है, थ्योरी पार्ट में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था, आगे भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि रोल मॉडल्स की सहायता से, उनको फ़ायदे गिनवा के, प्लेस की सहायता से, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एटीट्यूड चेंज करने के। तो वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये एक टाइप है। अब सबसे लास्ट में है 5वें टाइप की केस स्टडीज, रैंकिंग और ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चंस। ये भी यूपीएससी ने 1-2 बार ही पूछी हैं, ज़्यादा तो पूछी नहीं, ये 2015 में ही पूछी थी। देखो, एक डिजास्टर प्रोन स्टेट है जहाँ पे डिजास्टर काफ़ी ज़्यादा आते हैं, जैसे लैंडस्लाइड, फॉरेस्ट फायर्स, क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड्स, अर्थक्वेक, ये सब आते हैं। कुछ इनमें से सीजनल हैं, कुछ काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हैं, और मैग्नीट्यूड कितना होगा यानी डिजास्टर का इम्पैक्ट कितना होगा ये पहले से अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। एक सीजन के दौरान बादल फट गया जिससे एकदम से बाढ़ आ गई, लैंडस्लाइड स्टार्ट हो गए, काफ़ी लोगों की जान भी चली गई, काफ़ी हाई कैजुअलिटीज़ हुई हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स, ब्रिजेस, पावर जनरेटिंग यूनिट्स, इनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। अब देखो, इसकी वजह से 1 लाख जो तीर्थयात्री हैं या फिर टूरिस्ट या फिर दूसरे लोकल्स हैं वो फंस गए हैं अलग अलग रूट्स में, अलग अलग लोकेशंस में। एग्जाम्पल ले सकते हो उत्तराखंड, जो फ्लड आई थी 2013 में, ये केस स्टडी भी यूपीएससी ने 2015 में पूछी थी, तो मतलब उसी समय की है, ऑलमोस्ट उसी समय की। अब देखो, 1 लाख के आसपास पिलग्रिम्स, टूरिस्ट, दूसरे लोकल्स फंस गए हैं। अब उनको बचाना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत आता है, जिसमें ये जो 1 लाख लोग फंसे हैं इसमें सीनियर सिटीजन्स भी हैं, हॉस्पिटल में पेशेंट्स भी हैं, वुमेन भी हैं, चिल्ड्रन भी हैं, हाइकर भी हैं, टूरिस्ट भी हैं, रूलिंग पार्टीज़ के लोग भी हैं, रीजनल प्रेसिडेंट भी हैं, उनकी फैमिली भी हैं, काफ़ी कुछ हैं। इवन एडिशनल सेक्रेटरी जो हैं नेबरिंग स्टेट के वो भी हैं, और जेल के प्रिजनर भी हैं। तो काफ़ी सारे लोग फंसे हुए हैं। अब देखो, आप उस स्टेट के सिविल सर्विसेज ऑफिसर हो, आपको ऑर्डर बताना है कि किस ऑर्डर में आप किसको पहले बचाओगे, किसको पहले रेस्क्यू करोगे। और आपने जो ऑर्डर बताया है कि जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स हैं मैं उनको बचाऊंगा, उसके बाद मैं एल्डर्स को बचाऊंगा, जो भी ऑर्डर आप देते हो, जो भी मतलब ऑर्डर आप बताते हो कि इस ऑर्डर में मैं विभिन्न सेक्शंस की जान बचाऊंगा, उसकी आपको जस्टिफिकेशन देनी है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।